नमस्कार, स्पोर्ट्स चैट देख रहे हैं आप। और आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सौरव गांगुली की पूरी कंट्रोवर्सी, पूरा विवाद। लेकिन ये है क्या, क्यों इतना ज्यादा कंफ्यूजन है इस पूरे मामले में, क्यों पॉलिटिकल कनेक्शंस की बात आती है, क्यों राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट की बात आती है, क्यों कहा जाता है टीएमसी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि ये भाजपा की साजिश है, भाजपा की तरफ से क्यों कहा जाता है कि हमने तो कभी अप्रोच ही नहीं किया। क्या दोनों पक्ष सही बोल रहे हैं, क्या कोई एक सही बोल रहा है या फिर दोनों ही गलत बोल रहे हैं? देखिए, हर कोई हर समय अपने मुताबिक बात करता है और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी बहुत जो इस पूरे मुद्दे को लेकर कंफ्यूजन है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी हमारा काम बातें सामने रखने का है। सच और गलत का फैसला या सही और गलत का फैसला वो जो होता है वो आपका अपना होता है कि आप किस बात को सही मानते हैं। तो एक एक करके मैं जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट्स में, बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, इस बात को खत्म करूंगा। बहुत ज्यादा इन डेप्थ और ज्ञान बिना बांटे इसको सही तरीके से बताने की कोशिश करने की कोशिश करता हूं। बहरहाल, तो सबसे पहला पॉइंट, क्या वाकई सौरव गांगुली हट रहे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई राजनीति है? देखिए, ये खेल जहां पर भी पैसा होता है, पहले सवाल का जवाब, जहां पर भी पैसा होता है वहां पर इन्वॉल्वमेंट राजनीति आएगी ही। वहां पर बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। और यही वजह है कि जहां इतना पैसा होगा वहां राजनीति तो होगी ना मेरे दोस्त। तो ऐसे में जब मेरा ये कहना है कि 5 बीसीसीआई के पद हैं, अब उसमें सभी जो पद हैं आप देखेंगे कि एक अगर जो टॉप स्पॉट है, यानी प्रेसिडेंट को छोड़कर सभी किसी न किसी नेता या नेता से जुड़े व्यक्ति को जा रहे हैं और वो भाजपा से कनेक्टेड है। तो ऐसे में राजनीति क्या नहीं आएगी? अब सीधे सवालों का जवाब, तो राजनीति तो खेल में इन्वॉल्व है ही, नंबर एक। दूसरी बात, क्या राजनीति हुई सौरव गांगुली के साथ? तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जब सौरव गांगुली आए तो क्या वो राजनीति नहीं थी? वो राजनीति से नहीं आए थे? क्या तब राजनीति नहीं हुई थी? तो हर समय, हर वक्त राजनीति हमेशा होती है और कौन कहां आ रहा है, कौन कैसे जा रहा है, हर एक चीज में राजनीति कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। तो तब भी ब्रजेश पटेल के आने की बात थी, तब वो केएससीए से जुड़े हुए थे, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन से, और उनकी आने की बात थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर सौरव गांगुली को ड्राफ्ट इन कर दिया गया। एक तरीके से मान लीजिए कई बातें कही गई कि भाई बंगाल में इलेक्शंस हैं, इस वजह से उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि वो भाजपा के साथ जुड़ेंगे, और ऐसे बहुत सारी बातें आई और इस वजह से कहा गया कि सौरव गांगुली जो है वो सीधा अध्यक्ष बन गए बीसीसीआई के। अब दूसरा सवाल, अब ये जो पूरा मुद्दा है वो आखिर उठा क्यों? पूरा मुद्दा उठा इसलिए क्योंकि 3 साल का वैसे कार्यकाल था, लोढ़ा कमेटी के रिकमेंडेशंस थे, लेकिन उसको चैलेंज कर दिया, यानी कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए था, लेकिन उसको चैलेंज कर दिया सौरव गांगुली ने सबसे पहले, और उसके बाद फिर बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में। दोनों की जीत हुई और माना यह गया कि अब सौरव गांगुली और जय शाह जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे अपने टर्म्स, और एक एक बार और वो कंटिन्यू करेंगे। अब आता है दूसरा सवाल कि क्या वाकई सौरव गांगुली से नाराज थे जो बाकी बीसीसीआई में जुड़े हुए लोग हैं? तो इसका जवाब है जी हां। जो फिलहाल सामने आई है बात वो तो यही है कि उनसे नाराज थे। 6 अक्टूबर को अमित शाह जी के घर पर को होस्ट किया था जय शाह, उनके बेटे, वहां पर सभी बीसीसीआई से जुड़े हुए अहम पद पर कार्यरत लोग वहां पर मौजूद थे, इंक्लूडिंग अनुराग ठाकुर, इंक्लूडिंग हिमंता बिस्वा शर्मा, जैसा कि मैंने बताया कि उनसे जुड़े जो उनके भाई हैं अरुण सिंह धूमल हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा से जुड़े हुए एक नेता हैं, वो सब बीसीसीआई में इस वक्त अब पद पे कार्यरत होंगे। तो अब सवाल क्या उठता है कि भाई क्या उनसे नाराज थे, सौरव गांगुली से नाराज थे? और अगर नाराज थे तो फिर क्यों थे? सौरव गांगुली से इसलिए नाराज थे, ये पूरा सवाल उठाया एन श्रीनिवासन गुट ने। अब एन श्रीनिवासन तो ऐसा है नहीं कि किसी एक के साथ जुड़े हुए हैं, एन श्रीनिवासन तो एक पूरा कैंप है जो बीसीसीआई में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। और उन्होंने जब सवाल उठा दिए, उन्होंने कहा कि मैं सौरव गांगुली के पक्ष में नहीं हूं, और वो इसलिए नहीं हूं क्योंकि ये बीसीसीआई के हितों में काम नहीं करते। लेकिन मैं इसका आपको एक अलग रीजन बताता हूं। देखिए, एन श्रीनिवासन जो है वो उनसे जुड़े हुए थे शशांक मनोहर, तो शशांक मनोहर के साथ एन श्रीनिवासन थे।
लेकिन बाद में दोनों में कहीं ना कहीं कुछ तकरार हो गई और दोनों अलग अलग रास्ते पर हो गए। 2013 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ, उसके बाद शशांक मनोहर आईसीसी में गए, और जब वो आईसीसी में गए तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले ले लिए जिस पर यह कहा गया कि भाई ये बीसीसीआई के हितों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और एक समय को ऐसा लगा भी, क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूले पर शशांक मनोहर जब आईसीसी के अध्यक्ष थे तो तब उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को प्रपोज कर दिया या ऐसी चीजों के लिए काम करना शुरू कर दिया जिससे कि भारत का जो शेयर था उसमें कटौती हो रही थी। और ऐसे में रेवेन्यू शेयरिंग, जबकि भारत जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 80% उसका रेवेन्यू बीसीसीआई देता है आईसीसी में, तो ऐसे में उनके पास शेयर भी ज्यादा आना चाहिए। लेकिन वो इक्वल शेयरिंग फॉर्मूले पे चले गए थे और उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े देश हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका हुआ, इंग्लैंड हुआ, इन सबको एक कैटेगरी में आना चाहिए, और वो शशांक मनोहर उस पर काम करने चले गए थे। तो इस वजह से शशांक मनोहर को माना गया कि उन्होंने बीसीसीआई के हितों के अगेंस्ट काम किया जब वो आईसीसी में थे। और सौरव गांगुली जो है वो शशांक मनोहर के करीबी हैं, मतलब उनके रिश्ते उनसे अच्छे हैं। अब एन श्रीनिवासन गुट जो है उन्होंने साथ ही एक और आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब ये सौरव गांगुली खुद बीसीसीआई के अगेंस्ट काम करते हैं और बीसीसीआई के हितों के अगेंस्ट काम करते हैं। कैसे? मैं सीधा उदाहरण दे रहा हूं आपको। ड्रीम 11 बीसीसीआई फैंटेसी 11 लीग है, आप मत खेलें। अगर खेल रहे हैं तो फिर सावधानी बरतें, क्योंकि इसकी लत लग सकती है, जैसा कि खुद ड्रीम 11 कहता है, और फाइनेंशियल रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ड्रीम 11 बीसीसीआई को स्पॉन्सर करता है, बीसीसीआई का एक स्पॉन्सर है। और जो सौरव गांगुली हैं बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष, वो पहले से ही माय सर्कल करके एक फैंटेसी 11 है, उसके साथ वो पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष भी उन्होंने उसको जारी रखा, जो कि सीधा क्लैश था। तो ये एक उदाहरण निकल कर सामने आता है। और भी ऐसे बहुत से जो स्पॉन्सर्स हैं या जो जिनको उन्होंने एंडोर्स किया सौरव गांगुली ने, माना गया कि ये वो उनके अगेंस्ट, बीसीसीआई के हितों के या उनके स्पॉन्सर्स के अगेंस्ट वो एंडोर्स कर रहे हैं अपने आप को। और साथ ही साथ उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने अपने ब्रांड को बनाने में, बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर रहते हुए वो सिर्फ अपने ब्रांड को बना रहे थे, वो पर्सनल गेन्स कर रहे थे। ये आरोप लगा। इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, जब किसी को हटाना होता है तो इस तरीके के हजारों आरोप लगते हैं। सच्चाई नहीं सच्चाई ये सब अलग बातें हैं। जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, फैसला आप कीजिएगा। साथ ही 2 कंट्रोवर्सीज हुई, वो सबके सामने है। विराट कोहली कंट्रोवर्सी, फिर रिद्धिमान साहा कंट्रोवर्सी। विराट कोहली के समय में तो जो बात सौरव गांगुली ने सामने आके कही कि हमने उनसे बात की थी, उन्होंने हमसे कहा था, हमने तो उन्हें रोकने की कोशिश की थी जब वो टी20 कप्तानी छोड़ रहे थे। और विराट कोहली ने सीधे सामने आके मना कर दिया एक तरीके से कि ऐसा किसी ने मुझसे नहीं कहा था, मेरे पास किसी का फोन नहीं आया था, मुझे किसी ने नहीं रोका था, मैं तो उस बैठक में बैठा था, मैंने किया और सबने मान लिया। यानी सीधे तौर पर उन्होंने गांगुली को लायर यानी झूठा करार दे दिया था। उसके बाद हालांकि खुद जो चयन करता है वो सामने आए और उन्होंने बयान दिया। सौरव गांगुली ने कहा कि ठीक है, ये सब चीजें होती रहती हैं, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे जो भी दिक्कतें हैं। तो सौरव गांगुली भी उस समय ये बताया जा रहा था कि बहुत खुश नहीं थे इस रवैये से। हालांकि ये पूरा विवाद हुआ, उसके बाद उन्हें वनडे कप्तानी से हटाया गया, जो कि मेरे विचार में वो कोई गलत फैसला नहीं था। अगर आप टी20 कप्तानी छोड़ते हैं तो उसके बाद अगर आपको वनडे कप्तानी से हटाया जाता है तो एक फॉर्मेट में एक कैप्टन, मुझे ऐसा लगता है वो सही फैसला था, उसमें कोई गलत फैसला नहीं है। अगर आप टी20 कप्तानी छोड़ रहे हैं उसके बाद वनडे में भी वही कप्तान होना चाहिए। और टेस्ट कप्तानी उसके बाद खुद हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका में विराट कोहली ने छोड़ दी। बहरहाल, तो ये एक पूरी कंट्रोवर्सी हुई जो कि बीसीसीआई वर्सेस विराट कोहली देखी जाने लगी, सौरव गांगुली वर्सेस विराट कोहली देखी जाने लगी। और इसकी जो इट डेट्स बैक, यानी कि ये इसका जो पूरी हिस्ट्री है वो जाती है 2016 में, जब रवि शास्त्री को पूरा विवाद हो गया था। और रवि शास्त्री जब आए तो वो उठ के चले गए थे सौरव गांगुली। हालांकि सौरव गांगुली ने उस पर बहुत सी बातें कही, लेकिन रवि शास्त्री के बार बार बयान आते रहते हैं और वो इस पर अपनी बातें कहते रहते हैं। हालांकि सौरव गांगुली ने बहुत ज्यादा कुछ उस पर कहा नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी थी कि भाई उन्होंने पहले से ही वो प्लान बनाया हुआ था। हालांकि उस मीटिंग में बाकी लोग थे मौजूद, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, ये सब लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी।
हालांकि उसके बाद रवि शास्त्री को नहीं चुना गया, अनिल कुंबले कोच बने। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच में टकराव की स्थिति सामने आई। अनिल कुंबले ने रेजिग्नेशन दे दिया इस बिना पर कि भाई इस तरीके से अगर ये टीम है और इस तरीके से अगर मेरे पीछे कोई मेरे बारे में बुरा बोलता है या मेरे बारे में उसको शिकायत करता है, बीसीसीआई से वो लेटर लिखता है, ये सब विराट कोहली के बारे में कहा गया कि अगर उन्हें मेरे से इतनी दिक्कत है तो मैं ये चाहूंगा कि मैं ये पद ना लूं। और वही अनिल कुंबले ने किया। बहुत से उसको लेकर बहुत से लोग खुश नहीं थे विराट कोहली के इस रवैये से, और उसके तुरंत बाद विराट कोहली ने कहा कि भैया रवि शास्त्री को बनाओ। रवि शास्त्री और उनकी जोड़ी बन गई और वो चलती रही कब तक, जब तक सौरव गांगुली आए। 2019 में आ गए थे, हालांकि वो जोड़ी 2021 तक चली, लेकिन 2021 में जो हुआ वो सबके सामने है। तो ये पूरा विवाद जो है वो वहां से आता है, और सौरव गांगुली और रवि शास्त्री का विवाद तो आप सभी को पता है। तो बहरहाल ये हुई बात। फिर रिद्धिमान साहा का आया। रिद्धिमान साहा का जब एक जर्नलिस्ट के साथ, जर्नलिस्ट कह लें उन्हें, जो भी कह लें, तो वो उनके साथ जब पूरा विवाद हुआ तो और उन्होंने उनको थ्रेटनिंग मैसेज किए, ऐसा रिद्धिमान साहा ने कहा। तो बीसीसीआई इस रवैये से खुश नहीं था। एक तो वो जो जर्नलिस्ट थे वो बताया जाता था कि सौरव गांगुली के करीबी हैं, और सौरव गांगुली ने ही इंश्योर किया कि उनको सिर्फ 2 साल का बैन लगे, ना कि वो हमेशा के लिए बैन लग जाए। तो 2 साल के लिए उनको बैन लगा। लेकिन इस बीच रिद्धिमान साहा ने यह कहा कि मैंने जब एक पारी खेली और वहां पर जब न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वहां पर दादा का खुद मुझे मैसेज आया, यानी सौरव गांगुली का, कि मैं जब तक हूं तब तक तुम टीम में रहोगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला था, फिर ये सिलेक्शन से जोड़कर देखा जाने लगा कि एक अध्यक्ष जो है वो कैसे एक खिलाड़ी को इस तरीके का अश्योरेंस दे सकता है। तो क्या ये चयन में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी है। फिर खबरें आई कि सौरव गांगुली जो है वो चयन समिति में जाकर बैठ जाते हैं, और एक जो चयन करता है, उन्होंने इसकी शिकायत सेक्रेटरी से की थी। देखिए, सेक्रेटरी को कन्वीन करने की सिलेक्शन कमेटी मीटिंग अधिकार है बीसीसीआई कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, लेकिन अध्यक्ष जो है, हालांकि उन्होंने कहा कि सौरव गांगुली से बैठे रहते थे, वो कुछ कहते नहीं थे, वो उस मीटिंग का बस हिस्सा नहीं होते थे, वो बस कोने में बैठे रहते थे अपनी जगह पर, लेकिन वो इंटिमिडेटिंग होता था, ऐसा, यानी कि वो उनके खौफ में रहते थे, वो उसकी वजह से बहुत से फैसले नहीं ले पाते थे, ऐसा चयनकर्ता ने कहा, नाम बिना बताने की शर्त पे। तो ये आप देखिए, ये सारी बातें हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बातें जो है वो लीक की जाती है, ये फैलाई जाती है, और वो क्यों फैलाई जाती हैं मैं आपको बता देता हूं। ये जब होना शुरू हुआ, मैं आपको वो दौर बता देता हूं। ये तब होना शुरू हुआ जब रवि शास्त्री और विराट कोहली का दौर खत्म हो रहा था। रवि शास्त्री पर सवाल पूरी तरह से उठने लग गए थे। वो बुक लॉन्च में प्लेयर्स को लेकर जाते हैं, अपने किताब के लॉन्च पर अपने प्लेयर्स को लेकर जाते हैं टीम इंडिया के, उनको कोविड हो जाता है, मैनचेस्टर टेस्ट जो है वो कैंसिल, पोस्टपोन करना पड़ जाता है, उसकी जगह भारत को T20 वर्ल्ड कप में आना होता है। और वहां पर क्या हुआ T20 वर्ल्ड कप में 2021 के सबके सामने, हम हार के पहले ही दौर में बाहर हो गए। तो मेरा ये कहना है कि पूरा दौर उस समय का है, और वहां पर फिर विराट कोहली कंट्रोवर्सी हुई, और फिर जो देखिए दोनों तरफ के जो पीआर एजेंट्स हैं, उनमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जो अपना अपना पीआर के हिसाब से आपको खबरें पहुंचा रहे थे, और बिना नाम लिए वो कभी ट्विटर पर आपको नजर आते थे कि देखिए इन्होंने ऐसा किया, ये व्यक्ति जो है सिलेक्शन कमेटी में बैठा, ये जो है वो किताब के लॉन्च पर था। तो ऐसे जो लीक हुई खबरें वो खुद जर्नलिस्ट कर रहे थे, और जिस तरफ जो पीआर वाले जर्नलिस्ट थे उन्होंने वैसी खबरें। अब कुछ जर्नलिस्ट हैं जो सिर्फ खबरों के लिहाज से आपको बता रहे थे, लेकिन उसमें क्या होता है कि लेकिन कुछ जो बड़े पत्रकार जिनको आप मानते हैं वो अलग अलग अपनी जगह पर पीआर कर रहे हैं, और उस पीआर का ही असर है कि, और उसी तरीके से जो पीआर बनाया गया वो इस तरीके से बनाया गया, जो एक माहौल बनाया गया वो इस तरीके से बनाया गया कि सौरव गांगुली के खिलाफ पूरा बीसीसीआई है। एक बैठक में उनको बुलाया तक नहीं गया था। ये मैं आपको इस साल के शुरुआत की बात बता रहा हूं, और मेरी खुद बातचीत हुई थी बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स से, उसमें अध्यक्ष भी थे, उसमें बाकी लोग भी थे। तो उनसे जब मेरी बातचीत हुई थी, तो जिस तरीके की खबरें हमें मिलती थी वो ऐसा कोई खबरें नहीं थी कि जिसमें
सवाल उठे, लेकिन एक चीज साफ हो जाती थी कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो खबरें आ रही हैं, दोनों साइड्स से जो खबरें आ रही हैं, उनमें मेल नहीं है, तालमेल नहीं है। ऐसा नहीं लगता था कि एक ही खबर आ रही है। तो ये एक सवालिया निशान था, और तभी कहीं ना कहीं एक अंदाजा लग गया था जब जो ट्रीटमेंट मीट आउट हो रहा था सौरव गांगुली को, कि ये आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का जो भी नतीजा रहे, लेकिन आने वाले समय में सौरव गांगुली के पक्ष में ये पूरा मामला नहीं जाने वाला, और सौरव गांगुली अपनी टर्म को रिपीट नहीं करने जा रहे। साल के शुरुआत में कहा जा रहा था कि सब हट जाएंगे, लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि सब तो नहीं हटे। उपाध्यक्ष पद पर तो राजीव शुक्ला बरकरार हैं, वो तो हमेशा ही रहते हैं, और सेक्रेटरी पद पर जय शाह हैं ही, उनको कौन सवाल करेगा। और फिर जो अध्यक्ष पद है वो देखिए रिप्लेस कौन कर रहा है, रिप्लेस रॉजर बिन्नी कर रहे हैं। रॉजर बिन्नी कौन है? वही आईपीएल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल। ब्रिजेश पटेल कौन? जो 2019 में अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन सौरव गांगुली बन गए। तो उनके जो नुमाइंदे हैं कर्नाटक से ही रॉजर बिन्नी आते हैं। कर्नाटक में थोड़े समय में इलेक्शंस भी हैं। इसके मायने क्या है मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं, एक फैक्ट जो है वो बता रहा हूं। तो ये कहना कि सौरव गांगुली को टारगेट किया गया, सौरव गांगुली इस वजह से बाहर हो गए क्योंकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसका फैसला आप कीजिए, क्योंकि मैंने फैक्चुअली आपको चीजें बताई। देखिए कौन किसके साथ गया, कौन किसके साथ नहीं गया। अगर जो बीसीसीआई है वो एक से तो बनता नहीं है, बीसीसीआई तो बनता है पूरा जो देश के राज्य के यूनिट्स हैं, और किसके हाथ में? अब एन श्रीनिवासन है, वो किसी एक जिनका आप नाम ले रहे हैं या भाजपा ले रहे हैं, तो वो किसी एक कैंप से तो है नहीं। एन श्रीनिवासन का तो अपना खुद का अलग कैंप है, तो वो सौरव गांगुली के खिलाफ क्यों है? अगर वो सौरव गांगुली के साथ होते तो क्या ये होता? जो नॉर्थ ईस्ट ग्रुप है, अगर वो जिसमें कि श्रीनिवासन के पास भी पूरा अच्छा खासा वर्चस्व है वहां पर, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ आप एक पक्ष पे नहीं डाल सकते, और इस तरीके की बातें फिजूल हैं। ये ऐसा नहीं है। सौरव गांगुली का जो कार्यकाल था वो उसमें काफी चीजें हुई, काफी चीजें नहीं भी हुई, और विवाद भी काफी हुए, लेकिन ये कहना कि वो सिर्फ राजनीति का शिकार हो गए, तो मेरे दोस्त जहां पैसा है वहां राजनीति है, जहां राजनीति है तो पैसा तो होना बड़ी लाजमी सी बात है, और राजनीति हर जगह पर है। लेकिन ये कहना कि इस वजह से वो बाहर हो गए, मुझे लगता है वो पूरी तरह से गलत है, और उसके पीछे वजहें और भी बहुत सारी हैं। इसलिए यही एक वजह है, और अब हम आपसे ये चाहेंगे कि आपको ये खबर कैसी लगी, ये जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो, और साथ ही साथ आप बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें ऑल पर, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स मिल सके। फिलहाल इस खबर में, इस अपडेट में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।